नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। IF ट्रुथ पर आपका स्वागत है। आज जिन 4 विषयों के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है धर्मेंद्र प्रधान का जिस तरह से बिहार चुनाव में उनकी भूमिका रही है, और ये दूसरी बार ऐसा है जब उन्होंने बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या NDA को सफलता दिलाई है। तो क्या जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, जिनको इतनी उनकी सफलता के लिए इतनी तारीफ़ें मिल रही हैं संगठन से लेकर के बिहार और अलायंस पार्टनर्स की सब तरफ से, और उसके बाद गिनाया जा रहा है कि किस तरह से अभी 2025 में 202 सीटें उन्होंने जीत के दिलाई थी, जबकि 2010 में जब वो बिहार चुनाव का प्रबंधन देख रहे थे तो उन्हीं के नेतृत्व में जो राजग है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, वो 206 सीटें जीत कर आई। इसके अलावा 2017 का उत्तराखंड, 2022 का उत्तर प्रदेश, 2024 का हरियाणा, अगर इन सब को मिला दिया जाए तो लंबी सूची है उनकी सफलताओं की। तो क्या ये जो सफलताएं हैं उनको प्रदेश के चुनाव में, और जिस तरह से उनको पार्टी के संगठन के बड़े नेताओं का बर्दाश्त या जिस तरह से उनका सहयोग मिल रहा है, क्या उनको अगले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देखा जा सकता है? अभी ऐसा नहीं है कि इनका नाम अचानक इन सफलताओं के कारण बाजार में आ गया है। ये इनके नाम की चर्चा लंबे समय से हो रही थी कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स 3-4 हैं जिनको अध्यक्ष पद के लिए दावेदार माना जा रहा था, उनमें सबसे मजबूत दावेदार के रूप में धर्मेंद्र प्रधान का नाम है। और बिहार में जो सफलता उन्होंने दिलाई है, या हरियाणा में जो, या उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने सफलता दिलाई है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। जैसे जो हरियाणा में है वो अनप्रेसिडेंटेड है, बिहार में है वो अनप्रेसिडेंटेड है। 202 सीटों की कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। तो क्या इसको पुरस्कार के तौर पर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के रूप में देखा जा सकता है? खैर, ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो बातें हैं वो हैं। अब दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक छोटा सा रिसफल कर सकते हैं। मतलब ये कि मंत्रिमंडल में फेरबदल एक छोटी की जाने की संभावना जताई जा रही है। उसके पीछे कई कारण हैं। उसके पीछे कारण ये है कि कुछ राज्यों में चुनाव होना है, और उसके लिए कुछ लोगों को मंत्रिमंडल से जिम्मेदारी से मुक्त करके उनको प्रदेश में भेजा जाना है, और कुछ लोगों को जहां रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और कुछ लोगों पर जिन पर कई सारी जिम्मेदारियां हैं, उनको उन जिम्मेदारियों को हल्का करना है। अब इन सब संभावनाओं के बीच अगर, जैसा अभी मैंने अपनी पिछली बात में कहा कि अगर धर्मेंद्र प्रधान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो वो जाएंगे। उसके अलावा इस तरह की सूचना है कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो हैं वो अभी उनके पास 2 और मंत्रालय की जिम्मेदारी है, अश्विनी वैष्णव, उनकी भी विदाई हो सकती है। हालांकि एक और दृष्टि से अगर इसको देखें तो अब तक जितने भी फेरबदल मोदी सरकार ने किए हैं, उसमें कम से कम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो है वो निश्चित तौर पर उसमें बदलाव हुआ है। तो ये जो मसला है कि इसके अलावा इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि चिराग पासवान उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये सारे अभी इनकी कोई पुष्ट सूचना नहीं है, लेकिन इस तरह के कयास हैं। और बीजेपी ऐसा चाहती है कि इस बार वो उप मुख्यमंत्री बने, और अगर वो उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो जाते हैं तो इस बार बिहार में उत्तर प्रदेश वाला एक्सपेरिमेंट होगा, जहां 3 उप मुख्यमंत्री होंगे। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण मसला है जिसको लोगों को ध्यान में आ रहा है। तीसरा मामला है जो बिहार में हार के बाद लालू परिवार में कलह मच गई है। चुनाव के पहले से ही इस तरह की बात सामने निकल कर के आ रही थी कि किस तरह से
जो है वो उनके एक राज्यसभा एमपी हैं संजय यादव, उनके व्यवहार को लेकर के न केवल उन्हीं की राजनीति के चक्कर में तेज प्रताप को पार्टी से निकाला गया, इस तरह की बात कही जा रही है। उसके अलावा एक रमीज करके नेता हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, उन्होंने भी जिस तरह से रोहिणी आचार्य के साथ बदतमीजी की और उनको चप्पल दिखाने का आरोप उन पर लगाया गया है, ये सारी चीज़ें लालू परिवार के लिए मुश्किल होती जा रही हैं। और इतना ही नहीं, न केवल रोहिणी आचार्य परिवार छोड़कर पार्टी से राजनीति से संन्यास लेकर, बल्कि परिवार को छोड़कर दिल्ली के बाद वो सीधे अपने जो उनका अपना परिवार है, बच्चे और पति के साथ, वो सिंगापुर चली गई। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा लालू की 3 और बेटियों ने भी परिवार छोड़ दिया है और इस तरह की स्थिति है। मीसा भारती पहले से ही असंतुष्ट थी। तेज प्रताप और तेजस्वी की लड़ाई के बारे में सबको जानकारी है। तेज प्रताप की बहुत बुरी हार इस चुनाव में हुई है। तो ये है। अब इस पूरे मामले में तेजस्वी और उनके सहयोगियों को छोड़ करके बाकी पूरा परिवार अलग हो गया है। पूरा परिवार, उनकी सारी बहनें, मतलब कुल 7 बहन और 2 भाई हैं, तो 7 बहनें और वो है। अब केवल मीसा भारती, चूंकि वो लोकसभा की सांसद हैं पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से, तो वो जो है उनको छोड़ करके अगर पूरे परिवार को देखा जाए तो पूरे परिवार में एक विघटन जैसी स्थिति है। और इस पूरे मामले में ऐसा सूचनाएं आ रही हैं कि लालू प्रसाद यादव को भी ना जानकारी हो रही है, बल्कि लालू प्रसाद यादव से सूचनाएं छिपाई जा रही हैं। तो ये भी एक राजनीतिक डेवलपमेंट है जो इस पर लगातार खबरें आती रहेंगी और चर्चाएं हम करते रहेंगे। चौथा महत्वपूर्ण मसला है बांग्लादेश का, जहां पर वहां की कोर्ट ने, जो अंतर्राष्ट्रीय एक ट्रिब्यूनल है, उसने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। वहां पर हुए कुछ लोगों की मौत को जिम्मेदार ठहराते हुए, जिसको लेकर के वहां की सरकार ने भारत सरकार से शेख हसीना को उनको सौंप देने के लिए कहा है, जिस पर भारत सरकार ने संज्ञान लेते हुए अपनी बात उनको बता दी है। लेकिन इस निर्णय पर शेख हसीना ने कहा कि ये कंगारू कोर्ट का जजमेंट है और वहाँ के जो रेडिकल्स हैं, विशेष रूप से जमाते इस्लामी, वो पूरी की पूरी सरकार पर कब्जा कर रखे हैं। इतना ही नहीं, सरकार को कब्जा करने से पहले जब शेख हसीना की सरकार को हटाया गया था या उनको वहां से अपदस्थ किया गया था, उसमें भी इन्हीं लोगों की बड़ी भूमिका थी। और उनको इसको फंड करने वाले जो हैं वो डीप स्टेट है, अमेरिका का, यूरोप का, बहुत सारा इस तरह की चीजें हैं। अब इन सब को लेकर के साफ तौर पर शेख हसीना ने कह दिया है कि वो इस लड़ाई को लड़ेंगी। वो उनके बेटे ने भी ट्वीट किया है और ये बात सबको साफ हो जानी चाहिए बांग्लादेश में भी और बाकी सब जगहों पर कि जो अवामी लीग है उसका एक बड़ा कैडर अभी भी बांग्लादेश में है और वो इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन इसमें भारत के लिए चिंता की थोड़ी बात ये है कि जिस तरह से रेडिकल्स जो हैं वो बांग्लादेश के हिंदुओं पर, जो वहाँ की माइनॉरिटी हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, उन पर लगातार हमले कर रही है। उस पर वहाँ के जो नोबेल पीस प्राइज विनर एडमिनिस्ट्रेटर हैं मोहम्मद यूनुस, वो जो है किसी तरह का सहयोग नहीं कर रहे हैं और इस बात को साफ नकारते रहे हैं कि वहाँ के बांग्लादेश के हिंदुओं पर, जो माइनॉरिटी हिंदूज हैं, उन पर किसी तरह की उन पर ज्यादती हो रही, इसको ही नकारते रहे। उनको पूजा नहीं, मतलब जो दुर्गा पूजा नहीं मनाने दिया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदुओं को उनकी नौकरी से रिजाइन करा दिया गया, जो बोल रहा है पत्रकारों को मारा जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है। ये एक किस तरह की घटना है और इस पर पूरा का पूरा जो ह्यूमन राइट के झंडा बरदार हैं, ग्लोबल ह्यूमन राइट के झंडा बरदार, वो चुप्पी साधे हुए हैं, चूंकि ये पूरा का पूरा मामला जो है इस्लामिक रेडिकल और डीप स्टेट का
मिला जुला खेल है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।